नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है। हमारी 10वीं क्लास के सिलेबस में जितने भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दी गई हैं, उन सबको हम लोग एक एक करके समझेंगे और उसके कुछ उदाहरण भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक करके मैं सारी रासायनिक अभिक्रियाओं को बता रहा हूँ। बीच में आप लिखने के लिए मत बैठ जाना। मैं बार बार आपको यही बोलता हूँ कि बीच में आप मत लिखा करो। पहले आपको टॉपिक को समझना है, उसके बाद में आपको नोट करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे सिलेबस में कितने प्रकार की दी गई है। ठीक है, तो नंबर 1 पे आती है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया हमारे नंबर 1 पर आती है। नंबर 2 पर आती है नंबर 2 पर आती है वियोजन अभिक्रिया। नंबर 2 पे आती है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, और नंबर 3 पर आती है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, और नंबर 4 पर आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। और नंबर 5 पर आती है रेडॉक्स भी बोल सकते हैं इसको, उपापचय भी बोल सकते हैं इसको, और अपचय और उपचय के रूप में भी इसको बोल सकते हैं। तो और मैं इसको रेडॉक्स ही बोल देता हूँ। रेडॉक्स या उपापचय, उपापचय अभिक्रिया। इसमें अपचय एक होता है, अपचय, और एक होता है उपचय। ठीक है, ये अभिक्रियाओं के प्रकार हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर दिए गए हैं। दो और हैं इनके अलावा। एक होती है ऊष्माक्षेपी, एक होती है ऊष्माक्षेपी, और एक होती है ऊष्मा शोषी। ठीक है, ये इतने प्रकार की अभिक्रियाएं हमारे सिलेबस में हैं। इनको हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो नंबर 1 पे हम समझते हैं कि संयोजन अभिक्रिया कौन सी होती है। देखिए, संयोजन का मतलब होता है योग होना या जुड़ना या जोड़ होना। ठीक है, संयोजन का मतलब क्या होता है? जोड़ होना। माने कोई पदार्थ ए है और कोई पदार्थ बी है, ये दोनों आपस में जुड़े और कोई एक पदार्थ बना लिया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें हम लोग कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के या फिर दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या परिभाषा बोली मैंने कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। दूसरा जो वियोजन अभिक्रिया, ये वियोजन इसका जस्ट उल्टा है। मान लो कोई सी पदार्थ था और ये ए और बी में टूट गया। ठीक है, जब कोई एकल पदार्थ एक से अधिक छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखो इस तीर का मुंह मैंने जैसे ही पलटा तो अभिक्रिया का प्रकार भी बदल गया। दोबारा सुनिए, वे अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें हम लोग संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। और वे अभिक्रियाएं जिसमें एकल पदार्थ छोटे छोटे उत्पादों में टूटता है, उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, संयोजन माने जुड़ना और वियोजन माने टूटना। अब इसका देखिए उदाहरण, देखिए मैं आपको उदाहरण बता दूं। जैसे हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ संयोग किया और जल बना लिया। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल बना रहे हैं। ये एक पदार्थ था, ये दूसरा पदार्थ था, दोनों ने मिलके एकल पदार्थ का निर्माण किया है। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके जब एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, दूसरा देखो, जैसे ये है
CO3 है, अगर इसको गर्म कर दें, यानी बहुत ज्यादा इसको टेम्परेचर दे दें, तो ये CaO और CO2 में ये टूट जाता है। ठीक है, पहले ये एकल पदार्थ था और अब ये एक और दो पदार्थों में टूट चुका है। तो पहले एक था और अब दो पदार्थों में टूटा है, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम लोग कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, संयोजन और वियोजन दोनों समझ में आई कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसको संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, और जब एकल पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता है तो उसको वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि संयोजन कौन सी है और वियोजन कौन सी है। अब देखिए, अब हमें समझना है विस्थापन अभिक्रिया कौन सी है। ठीक है, ये रही विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन में आपको देखिए, विस्थापन का मतलब होता है किसी को कहीं दूसरी जगह पे भेज देना। विस्थापित होने का मतलब है दूसरी जगह पे भेज देना। तो इसमें क्या होता है कि एक अधिक क्रियाशील जो तत्व होता है, ठीक है, अधिक क्रियाशील तत्व, ठीक है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को रिप्लेस कर देता है, माने उसको विस्थापित कर देता है। ठीक है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखिए, CuSO4 है। ठीक है, जैसे मान लो CuSO4 है और इसकी रिएक्शन हम लोग जिंक की उपस्थिति में करवाएं तो यहाँ पे ZnSO4 बन जाता है और Cu अलग से निकल जाता है। ठीक है, पहले Cu इसके साथ में था, अब इसके साथ में कौन आ गया? Zn आ गया। माने Zn ने Cu को विस्थापित कर दिया, पहले यहाँ था वो कहाँ चला गया? यहाँ पे चला गया। तो जब एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। दोबारा बताऊं, वे अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है तो उसको विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। यहाँ पे पहले कॉपर इसके साथ में था, SO4 के साथ में, इसको जिंक ने विस्थापित कर दिया और इसकी जगह खुद आ गया और इसको निकाल दिया, यानी इसको विस्थापित कर दिया। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, अभी इसको मैं साफ कर देता हूं और हमें सीखनी है अगली रिएक्शन जिसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आपको क्या समझ में आया? वियोजन कौन सी होती है, संयोजन कौन सी होती है, विस्थापन कौन सी होती है। अब हम देखेंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन सी होती है। देखिए, विस्थापन और द्विविस्थापन कोई बहुत ज्यादा भिन्न भिन्न नहीं है, ये एक जैसी ही है। इसमें एक तत्व का विस्थापन हो रहा था, इसमें दो का होगा, माने एक जो देगा वो दूसरा ले लेगा। ठीक है, अपने तत्वों का ये आदान प्रदान कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मानो ये AZ था और इसने BY के साथ में रिएक्शन करी, तो ये अपने तत्वों का आदान प्रदान कर लेगा। ये B इसके साथ है, ये किसके साथ चला जाएगा? Z के साथ चला जाएगा। ये A इसके साथ है, किसके साथ चला जाएगा? ये Y के साथ में चला जाएगा। तो इन्होंने अपने तत्वों का आदान प्रदान किया है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसका उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण है Na2SO4 और इसकी रिएक्शन हम लोग BaCl2 के साथ में करवा दें तो होगा क्या कि ये जो सोडियम अभी इसके साथ है वो इसके साथ चला जाएगा और ये जो B इसके साथ है वो इसके साथ आ जाएगा, यानी अपने तत्वों का ही आदान प्रदान कर लेगा। तो SO4 के साथ में कौन आ जाएगा? Ba आ जाएगा। BaSO4 प्लस NaCl और कितनी बारी? दो बारी। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहाँ पे Na2 था, यहाँ पे Ba अकेला आया है। ये क्यों आया है ये आपको 11वीं क्लास में समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल ये समझ लीजिए कि इन्होंने अपने तत्वों का आदान प्रदान किया है, दोनों एक दूसरे को विस्थापित कर रहे हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, वे अभिक्रियाएं जिसमें
तत्वों का आदान प्रदान होता है या दोनों तत्व एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, विस्थापित करते हैं, इन्हें हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गई द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब बारी आती है उपापचय या फिर रेडॉक्स रिएक्शन की। तो इसमें एक तो है अपचय और एक है उपचय। अपचय का मतलब होता है अपचयन होना यानी रिडक्शन होना, तो इसका मतलब होता है रिडक्शन होना, और इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन होना। ठीक है, अपचय का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, जुड़ना, और इसका मतलब होता है ऑक्सीजन का हटना। ठीक है, या हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन का हटना, उल्टा लिख दो हटना, या फिर ऑक्सीजन का इसमें जुड़ना है। ठीक है, हाइड्रोजन का जुड़ना। दोबारा देखिए इसको, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, और रिडक्शन यानी अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का हटना। ठीक है, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ऐसे बोलेंगे कि ऑक्सीकरण या उपचय का मतलब होता है हाइड्रोजन का हटना, और अपचय यानी कि रिडक्शन का मतलब ये होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। ओवरऑल इनमें क्या होता है कि इसमें ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि होती है और इसमें ऑक्सीकरण अवस्था में कमी आती है। ये डिटेल में आप 11वीं कक्षा में समझोगे, अभी केवल आपको इसकी परिभाषा याद रखनी है। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब ये कहेंगे कि वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, उन्हें हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं बोलते हैं। और वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का निष्कासन होता है या हाइड्रोजन का जुड़ाव होता है, उन अभिक्रियाओं को हम लोग अपचय या फिर रिडक्शन अभिक्रियाएं बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और उपापचय यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया। इसको डिटेल में आप 11वीं कक्षा में समझोगे, पूरा का पूरा एक टॉपिक आता है 11वीं कक्षा में रेडॉक्स रिएक्शन का, आप वहां समझोगे। यहाँ पर केवल और केवल आपको क्या करना है, इनकी परिभाषाएं याद रखनी है। और चलिए इसका मैं आपको एक उदाहरण भी बता देता हूँ, वो आप याद रख लीजिए, आपकी बुक में भी वो दिया गया है। एक छोटा सा उदाहरण है कि जैसे CuO है और इसकी रिएक्शन अगर हाइड्रोजन की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, Cu अलग मिल जाता है और H2O बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब ये आया है तो इसका हुआ है रिडक्शन, क्योंकि +2 में था और ये यहाँ पे 0 में चला गया, और हाइड्रोजन यहाँ पे 0 में था और 0 से यहाँ पर गया है +1 में, तो इसका हो गया हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, इनको डिटेल में आप 11वीं कक्षा में समझोगे, फिलहाल परिभाषा याद रख लीजिए, और अगर पूछे तो ये वाला एग्जांपल आप उसमें डाल देना। डिटेल में आपका ये एक पूरा का पूरा टॉपिक आता है 11वीं कक्षा में, बोर्ड वाली क्लास में केवल इसकी परिभाषा पूछी जाएगी, और जब इसके बारे में लिखो तो ये वाला उदाहरण भी लिख देना। ठीक है, तो ये हो गई हमारी संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये देखिए, इनको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। पहली है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती है जिनमें ऊष्मा का निष्कासन होता है, और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती है जिनमें ऊष्मा का शोषण होता है। ठीक है, एक तो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है, और एक है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। एक है क्षेपी और एक है शोषी। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें ऊष्मा का निष्कासन होता है। निष्कासन यानी जो रिएक्शन करवा रहा है उसको ऊष्मा प्राप्त होगी। जैसे मान लीजिए कोयला है और कोयले का हम लोग दहन कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, CO2 के साथ साथ में हीट भी मिलेगी। ठीक है, इसके साथ साथ में हमें क्या मिलेगी, ऊष्मा भी प्राप्त होती है। तो ये अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होगी। परिभाषा दोबारा सुन लीजिए, वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का निष्कासन होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं बोलते हैं। ठीक है, और वे अभिक्रियाएं जिसको करवाने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़े, उनमें उन अभिक्रियाओं को हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी वे अभिक्रियाएं जिनको करवाने के लिए ऊष्मा को देनी पड़े, यानी बाहर से जिनको ऊष्मा देनी पड़े, उन अभिक्रियाओं को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे AgBr है, ठीक है, AgBr है।
अगर इसको सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो ये Ag प्लस Br2 इसमें ये टूट जाता है, ठीक है। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 और 2, ठीक है। बैलेंस करना हमने अलग से देखा ये। तो AgBr को अगर सूर्य का प्रकाश मिल जाए तो ये Ag और Br में टूट जाता है, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश ने इसको क्या दी है, ऊर्जा दी है, ठीक है, ऊर्जा दी है। तो वे अभिक्रियाएं जिनको बाहर से ऊर्जा की आवश्यकता पड़े उनको हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। ऐसे ही AgCl का भी होता है। AgCl को भी सूर्य का प्रकाश मिले तो ट्वाइस ऑफ Ag प्लस Cl2 में ये टूट जाता है और इनका उपयोग किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी है उसमें इनका उपयोग होता है। तो ये हो गई हमारी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ये हो गई ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। 5 ये हो गई। हमारे सिलेबस में खाली इतनी ही है, सबको हमें ध्यान में रखना है, ये हमारे सिलेबस में है। मैंने इनको समझाने का प्रयास किया है, आई थिंक आपको ये समझ में आई होगी। और आगे भी यदि आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आपको जरूर दबाना है ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको